हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ट्रू एस्पिरेंट्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेकोंग लंकांग कोऑपरेशन या मेकोंग लंकांग सहयोग। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के पहले हम लोग कुछ और बातों पर चर्चा कर लें। अभिषेक श्रीवास्तव सर हैं, सीनियर एकेडमिक एडवाइज़र एंड एकेडमी, 7 इयर्स प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है इनको। और ये टेलीग्राम चैनल है ट्रू एस्पिरेंट्स का और ये व्हाट्सएप नंबर है। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और आज का अपना टॉपिक है मेकोंग लंकांग कोऑपरेशन। तो सबसे पहले हम ये देखें कि वाई इन डिस्कशन। सो इन द ईयर 2021 म्यांमार्स मिलिट्री गवर्नमेंट रिसेंटली होस्टेड द फर्स्ट हाई लेवल रीजनल मीटिंग आफ्टर द मिलिट्री केम टू पावर। मतलब 2021 में म्यांमार में जो सेना जो है वो सत्ता में आई थी या सेना ने जो तख्ता पलट किया था, उसके बाद हाल ही में वहाँ की सैन्य सरकार ने पहली उच्च स्तरीय क्षेत्रीय बैठक की मेज़बानी की। तो अब इस मीटिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना और जो मेकोंग डेल्टा कंट्रीज, इनके समकक्ष जो है वो या इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं वो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर या चीन के विदेश मंत्री ने मेकोंग लंकांग समूह की जो बैठक में म्यांमार, लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, साथ ही साथ थाईलैंड के बाद कंबोडिया के बाद जो वियतनाम है, इसके जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ भी एक बैठक की। और ये यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका नाम है बागान। तो बागान के सेंट्रल सिटी या केंद्रीय शहर में इसे आयोजित किया गया। और इस बैठक का जो थीम है, सब्जेक्ट, वो है शांति और समृद्धि के लिए एकजुटता। शांति और समृद्धि के लिए एकजुटता, ये इसका यहाँ पर थीम है। तो अब यहाँ पर ये जो कोऑपरेशन है, इस कोऑपरेशन के बारे में हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो ये बेसिकली एक चीनी नेतृत्व वाली पहल है, या हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी शुरुआत है वो चीन के नेतृत्व द्वारा है। और इसमें मेकोंग डेल्टा के देश शामिल हैं जो कि हाइड्रो पावर या जल विद्युत जो प्रोजेक्ट्स हैं या परियोजनाएं हैं, इनकी बढ़ती संख्या के कारण जो नदी का प्रवाह बदल रहा है उससे क्षेत्रीय तनाव का एक संभावित स्रोत बने हुए हैं। और इसके साथ साथ जो पारिस्थितिक चिंता है, जिसको हम कह सकते हैं जो पारिस्थितिक क्षति हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल लॉस, इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कारण नदी का प्रवाह बदलना, नदी के प्रवाह के बदलने से क्षेत्रीय तनाव या रीजनल जो टेंशन है वो एक बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो पारस्परिक क्षति है उस तरीके की चिंताओं को और बढ़ाया जा रहा है। तो अब इससे संबंधित जो इश्यूज़ हैं या मुद्दे हैं उन पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें। तो यहाँ पर चीन ने मेकोंग का जो ऊपरी हिस्सा है, मेकोंग का जो अपर पार्ट है, उस पर इन्होंने 10 बांध या 10 डैम बनाए हैं और इस हिस्से को वो लंकांग के नाम से जानता है। ठीक है, तो मेकोंग का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर चीन ने 10 बांध बनाए हैं और इस हिस्से को वो लंकांग के नाम से जानता है। मेकोंग नदी पर बांधों के लिए चीन की आलोचना या क्रिटिसाइज भी उसको किया जा रहा है। और जल स्तर और डाउनस्ट्रीम मत्स्य पालन, ठीक है, सो वाटर लेवल
जो फिशरी है या फिशिंग जो प्रोजेक्ट है उसको प्रभावित करता है, और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की जो इकॉनमीज़ हैं या अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पर जो म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ, म्यांमार में जो सैनिक शासन आया उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमें रखनी होगी। यहाँ पर पहली चीज़ आती है कि नवंबर 2020 में संसदीय चुनाव में आंग सान सू की, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी पुरस्कार प्राप्त है, उनकी पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और इस पार्टी ने बहुमत या मेजॉरिटी को हासिल किया। तो म्यांमार की संसद में सेना के पास वर्ष 2008 के जो सैन्य मसौदा संविधान है या उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार ये जो सीट्स हैं कुल सीटों का 25% हिस्सा थी, और कई प्रमुख मंत्री पद भी सैन्य नियुक्तियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मिनिस्टर पोस्ट हैं, मिनिस्टर पोस्ट आर रिजर्व फॉर मिलिट्री और आर्मी। तो सेवरल मिनिस्टर पोस्ट आर रिजर्व फॉर मिलिट्री। तो जब म्यांमार के नवनिर्वाचित सांसदों को वर्ष 2021 में संसद का पहला सत्र आयोजित करना था, तो सेना ने संसदीय चुनाव में मतदान के दौरान भारी धोखाधड़ी का हवाला देते हुए 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए यहाँ पर इमरजेंसी या आपातकाल जो है वो लागू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सेना ने संसदीय चुनाव का जो सहारा लिया और ये कहा कि संसदीय चुनाव में मतदान के दौरान भारी धोखाधड़ी हुई है, और इस तरीके से 1 वर्ष के लिए यहाँ पर इमरजेंसी लागू हो गई। तो अब ये जो मिलिट्री कूप हुआ या जो सैन्य तख्ता पलट हुआ, इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही उस पर हम लोग देखें। सो इंडियाज़ रिएक्शन टू द कूप में भारत ने म्यांमार में जो लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया का समर्थन किया था। ठीक है, तो जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन, साथ ही साथ जो म्यांमार में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ या जो कूप हुआ, इस पर इन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की, या हम कह सकते हैं कि इस पर विरोध आया। किंतु म्यांमार की सेना से संबंध खराब करना भारत नहीं चाहता था, और भारत ने यहाँ पर ये सोचा कि इस तरीके से यदि हम करेंगे तो म्यांमार की सेना से हमारे सैन्य संबंध खराब होंगे, जो कि कहीं से भी एक व्यवहार्य विकल्प साबित नहीं होगा। ये व्यवहार विकल्प नहीं होगा, क्योंकि म्यांमार के साथ भारत के कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक हित, ठीक है, सो इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक जो इंटरेस्ट हैं वो भारत के म्यांमार के साथ जुड़े हैं। तो भारत और म्यांमार के जो रिलेशंस हैं इनको भी थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है। इन रिलेशंस में जो पहली बात आती है कि भारत के लिए म्यांमार जोग्राफिकल या जो है भौगोलिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्योंकि यह भारत और साउथ ईस्ट एशिया के भौगोलिक केंद्र में स्थित है। म्यांमार जो है वो एकमात्र दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ थल सीमा या लैंड को साझा करता है। ठीक है, तो लैंड को साझा करना यहाँ पर म्यांमार के साथ जुड़ी है। दूसरी बात यह है कि म्यांमार एकमात्र ऐसा देश है जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसके साथ साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है,
इन दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसके बाद भारत की जो सागर परियोजना है, उस सागर नीति के तहत भारत ने म्यांमार के एक प्रोविंस है जिसका नाम है रखाइन, तो रखाइन प्रांत में सितवे डॉकयार्ड या सितवे बंदरगाह को जो है भारत ने विकसित किया है। सितवे बंदरगाह को म्यांमार में चीन समर्थित क्याओप्सू, ठीक है, क्याओप्सू, ये बेसिकली चीन का जो बंदरगाह है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, की प्रतिक्रिया या रिएक्शन के रूप में इसे देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि क्याओप्सू बंदरगाह का उद्देश्य रखाइन प्रांत में चीन की जो भू रणनीतिक पकड़ है उसको मजबूत करना है। अब इसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भारत म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें पहला प्रोजेक्ट आता है 160 किलोमीटर लंबा तमू कलेवा कोलेम्यो रोड का उन्नयन और पुनर्जीवन। दूसरी चीज आती है म्यांमार के जो 32 या 32 शहर हैं, इनमें हाई स्पीड डाटा लिंक के लिए एक असममित डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको हम शॉर्ट में ADSL, ठीक है, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसको जो है भारत पूरा कर रहा है। इसके साथ साथ ONGC की जो विदेश इकाई है जिसको हम OVL या ONGC विदेश लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इसके साथ साथ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल और एसार म्यांमार में ऊर्जा क्षेत्र में पार्टनर हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ऊर्जा क्षेत्र में भागीदार हैं। तो भारत और म्यांमार कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके सदस्य हैं, ठीक है। तो इंडिया एंड म्यांमार आर मेंबर्स ऑफ, नंबर 1 यहाँ पर आता है आसियान। आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दूसरा आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके बाद अगला आता है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन या मेकोंग गंगा सहयोग। इसके बाद अगला आता है सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो अब ये जो बैठक हुई है, इस बैठक को लेकर भारत की कुछ चिंताएं हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना जरूरी है। बैठक को लेकर जो भारत की चिंता है, वहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है कि चाइना की प्रेजेंस। प्रेजेंस ऑफ चाइना ये एक गंभीर मुद्दा है। म्यांमार में चीन की उपस्थिति और चीन और म्यांमार के बीच में बढ़ते संबंध, ये भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है हमारा, उसको साझा करता है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि तख्ता पलट या मिलिट्री कूप के बाद जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ म्यांमार पर चीन की जो आर्थिक पकड़ है वो काफ़ी सख्त हो गई है। फिर हम देखें तो नवंबर 2021 में म्यांमार सीमा के पास असम राइफल्स के काफिले पर जो अटैक हुआ था या जो घातक हमला हुआ था, ये पूर्वोत्तर भारत में संकट उत्पन्न करने की चीन की नीयत का संकेत दे रही है। तो अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ या जो संभावनाएं हैं, उन पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूरी है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज़ आती है कल्चरल डिप्लोमेसी।
कल्चरल डिप्लोमेसी को हम देखें तो हम इसको ये कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे सांस्कृतिक कूटनीति। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का लाभ म्यांमार के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाया जा सकता है। भारत ने यहाँ पर जो बुद्ध सर्किट इनिशिएटिव को शुरू किया है, इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में प्राचीन बौद्ध विरासत स्थलों को जोड़कर भारत आने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी संख्या को दोगुना करना है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये भारत और म्यांमार के साथ जो है इनके संबंधों को और आगे बढ़ाएगा, और ये म्यांमार जैसे जो बौद्ध बहुल देश हैं उनके साथ भारत के सद्भावना और विश्वास के जो राजनयिक संबंध हैं उनका निर्माण भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम कहेंगे रोहिंग्या मुद्दा। ठीक है, तो अगली चीज आती है सॉल्यूशन टू रोहिंग्या इशू, या रोहिंग्या मुद्दों का समाधान हम कैसे करें। तो रोहिंग्या मुद्दे को जितनी जल्दी सुलझाया जाएगा, भारत के लिए म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो और हम कह सकते हैं मैनेज करना आसान हो जाएगा। रिलेशंस मैनेज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बायलैटरल या द्विपक्षीय, साथ ही साथ उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ जो अदर सॉल्यूशंस हैं या जो अन्य उपाय हैं उन पर भी हम ध्यान दें। तो भारत को म्यांमार में मौजूदा सरकार के साथ जो रिलेशंस हैं या संबंध हैं उनको जारी रखना चाहिए। तो संबंध जारी रखना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक विकास की दिशा में सहायक होगा। इससे जो मौजूदा गतिरोध है या जो भी प्रॉब्लम चल रही है इसको सॉल्व करने में म्यांमार की सहायता करने के लिए संवैधानिकता और संघवाद का जो अनुभव है उसे साझा करने का समर्थन यहाँ पर होना चाहिए। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ, और अब हम लोग देखें कि इस पर क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की बात करें तो पहली चीज़ यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा मेकोंग लंकांग कोऑपरेशन। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है मेकोंग रिवर, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और म्यांमार से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम यहाँ देखें मेंस का जो पॉइंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और उसके पड़ोस या भारत और उसके पड़ोसी देश, इससे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज़ एक क्वेश्चन आ सकता है चाइनीज़ प्रेजेंस इन इंडियन नेबर, या पड़ोसी देशों में चीन की मौजूदगी या उपस्थिति। ठीक है, और अगली चीज आती है अंतर्राष्ट्रीय समूहों का महत्व। तो इस तरीके से प्री और मेन से संबंधित ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, और अब हम लोग आगे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और मैं चाहूँगा इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच।